चैप्टर 41। साथ ही उसकी ऐसी हालत देखकर वहां पर मौजूद सारी लड़कियों ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस लड़की की तरह मैक्स के करीब जाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगी। बैक टू प्रेजेंट टाइम। शुभांश के मेंशन में रोमी ये सब याद करते हुए सो गया। अब आगे। ऑस्ट्रेलिया, मॉर्निंग 8 AM। रुक्षित के पापा रुक्षित को घूरे जा रहे थे। वो गुस्सा होकर रुक्षित से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े सांप को यहाँ लेकर आने की? ये काला बिल्ला क्या कम था? राजेश जी यानी रुक्षित के पापा की बात सुनकर ब्लैकी उन्हें घूरने लगा। उसे खुद के लिए काला बिल्ला सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तब तक देव जी ने उन सब के लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। भले ही घर में बहुत सारे नौकर और कुक थे, फिर भी देव जी को खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए वो खुद ही खाना बनाना पसंद करते थे। इससे पहले कि राजेश जी कुछ और बोल पाते, रुक्षित अपना नाश्ता करने चला गया। रुक्षित को जाते हुए देख के ब्लैकी और विस्पा भी उसके पीछे पीछे चले गए। विस्पा और ब्लैकी के लिए शेफ ने बहुत सारी मीट बनाई थी, जो उनके डाइट्स के हिसाब से बिल्कुल सही था। उनका नाश्ता वही डाइनिंग टेबल से थोड़े दूर एक बड़े से कॉफी टेबल पर रखा हुआ था। रुक्षित के इशारे पर वो दोनों वहां चले गए और आराम से अपना नाश्ता एंजॉय करने लगे। राजेश जी का ये देखकर मुंह बन गया, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और डरते डरते नाश्ता करने लगे, लेकिन उनके गले से खाना बहुत मुश्किल से नीचे उतर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग, लंदन। राहा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। सुबह की हल्की हल्की धूप जब राहा की नींद में खलल डालने लगी, तब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। तभी डोरेमी वहां आए और बोली, गुड मॉर्निंग लिटिल मिस, आप उठ गई? जल्दी से फ्रेश हो जाए, कियान बॉस नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। डोरेमी की आवाज सुनकर राहा उठ गई और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर में राहा फ्रेश होकर बाहर आई। तब तक डोरेमी राहा के कमरे को रीअरेंज कर चुकी थी। बैग की बेडशीट और पिलो कवर बदलकर एक नया सेट बीत चुका था। साथ ही कल रात के ब्लैंकेट को बदलकर एक फ्रेश ब्लैंकेट को बहुत ही सलीके से बिस्तर पर बिछाया गया था। राहा को पसंद नहीं थी कि घर वालों के अलावा कोई नौकर उसके कमरे में आए, इसलिए जब तक राहा फ्रेश हो रही थी, डोरेमी अपना सारा काम कर चुकी थी। राहा तैयार हुई और डोरेमी से बोली, बड़ी बेबी उठ गई क्या? डोरेमी बोली, नहीं लिटिल मिस, बड़ी मिस अभी तक उनके कमरे में ही है। ये सुनकर राहा मन में बोली, सॉरी पॉप्सी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। कल रात में आपकी बात मानकर गुड गर्ल की तरह सो गई थी, लेकिन अभी नहीं, मुझे बड़ी बेबी से मिलना है। इतना बोलकर वो सुहानी और शुभांश के कमरे की तरफ भागने लगी। उधर शुभांश के मास्टर बेडरूम में सुहानी आराम से शुभांश के ऊपर सो रही थी। शुभांश को सोते वक्त बेयर अपर बॉडी के साथ सोने की आदत थी। सुहानी का चेहरा अभी शुभांश के सीने पर था। चेहरा क्या, सुहानी पूरी की पूरी उसके ऊपर ही सो रही थी। शुभांश का नींद आधे घंटे पहले ही खुल चुका था। न जाने वो आज कितने ही वक्त के बाद ऐसे सुकून से सोया था। तभी कोई उसके बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। शुभांश ने बेड साइड टेबल पर से अपना टैब उठाया और उसके कमरे के बाहर की सीसीटीवी चेक करने लगा। इस बीच शुभांश सुहानी को अपने बाएं हाथ में अच्छे से कडल कर रखा था। जब शुभांश ने देखा दरवाजे पर राहा खड़ी है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गया। शुभांश ने सुहानी के सिर को चूमा और टैप से ही डोर अनलॉक कर दिया। जब राहा ने देखा दरवाजा अनलॉक हो चुकी है, वो कमरे के अंदर आई और इधर उधर अपनी बड़ी बेबी को ढूंढने लगी। तब राहा की नजर शुभांश के मास्टरबेड पर गई। अपनी बड़ी बेबी को अपने सामने देखकर वो भागकर मास्टरबेड के पास चली गई। शुभांश ने अपने एक हाथ से सुहानी को कडल कर रखा था और उसके दूसरे हाथ में टैब था। शुभांश ने उस टैब को बिस्तर पर रखा और उसी हाथ से राहा को अपने पास आने का इशारा किया। ये देखकर राहा मुस्कुरा दी और शुभांश के पास जाकर खड़ी हो गई। शुभांश ने अपने एक हाथ को आगे किया और राहा को बेड पर लाकर अपने पास बिठा लिया। राहा अपनी बड़ी बेबी को अपने इतने पास देखकर बहुत खुश हो गई। इस वक्त शुभांश और सुहानी एक ही ब्लैंकेट में थे। वो ब्लैंकेट शुभांश के पेट तक आ रहा था। क्योंकि सुहानी शुभांश के सीने पर सोई थी, इसलिए अभी सिर्फ सुहानी की सिर ही ब्लैंकेट से बाहर दिख रही थी। राहा सुहानी को बहुत गौर से देख रही थी। वो सुहानी के पास आए और अपने नन्हे नन्हे हाथों को सुहानी के गाल पर रखकर उसे प्यार से सहलाने लगी और अपनी रुंधी हुई आवाज में बोली, बेबी ने आपको बहुत मिस किया है, आपको पता है। प्लीज अब मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। इतना बोलकर वो सुहानी की सिर से सिर मिलाकर रोने लगी। शुभांश ने उसे रोने से बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि उसे अच्छे से पता था इन 3 सालों में अपनी बड़ी बेबी से दूर रहते हुए राहा ने अपने दिल में क्या कुछ नहीं दबा कर रखा था। इतनी छोटी सी बच्ची की दिल में इतना कुछ होना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। इसलिए शुभांश चाहता था राहा के दिल में जो कुछ भी दर्द या परेशानी है वो रोकर ही सही, लेकिन वो उसे बाहर निकाल दे। सुहानी जो इस वक्त शुभांश के बेयर बॉडी की गर्माहट में सुकून से सो रही थी, राहा की सूबकने की आवाज सुनकर वो उठ गई। जैसे ही सुहानी ने आंखें खोली, राहा को अपने सामने देखकर वो कुछ रिएक्ट करना ही भूल गई। चैप्टर 42। सुहानी जो इस वक्त शुभांश के बेयर बॉडी की गर्माहट में सुकून से सो रही थी, राहा की सूबकने की आवाज सुनकर वो उठ गई।
जैसे ही सुहानी ने आंखें खोली, राहा को अपने सामने देखकर वो कुछ रिएक्ट करना ही भूल गई। अब आगे। सुहानी को जागी हुई देखकर राहा सुहानी की ओर झुकी और उसकी दोनों गालों पर बेबी किस कर दी। उसके बाद वो सुहानी की माथे पर, नाक पर भी बेबी किस करने लगी। उसके बाद वो जैसे ही सुहानी के होठों पर बेबी किस करने को हुई, राहा को सुहानी की सॉफ्ट एंड स्मूथ चेरी जैसी लिप्स की जगह शुभांश के सख्त हाथ महसूस हुए। शुभांश के हाथ को बीच में महसूस कर राहा अपनी ब्लू ट्विंकलिंग आई से शुभांश को ऐसे देखने लगी जैसे बोल रही हो, प्लीज ना बॉयफ्रेंड, मैं तो आपकी लिटिल गर्लफ्रेंड हूं ना, और आपकी लिटिल रैबिट की छोटी सी बेबी सिस्टर। ऐसे में आप मुझे मेरी ही बड़ी बेबी को प्यार करने से कैसे रोक सकते हो। राहा को देखकर शुभांश समझ गया उसकी लिटिल गर्लफ्रेंड की दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक डेविल स्माइल के साथ उसे ऐसे देखने लगा जैसे बोलना चाह रहा हो, भले ही तुम मेरी लिटिल रैबिट की बेबी सिस्टर हो और साथ ही इस लॉर्ड की जान भी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी रैबिट की होठों को तुम्हें किस करने दूंगा। Along with my little rabbit's lips, she completely belongs to me and only me. इसलिए मेरी लिटिल रैबिट की इन चेरी लिप्स को छूने के बारे में सोचना भी मत। शुभांश के एक्सप्रेशंस को राहा अच्छे से समझ रही थी, जिस वजह से उसकी मुंह लटक गई। सुहानी भी ये सब नोटिस कर रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, शुभांश कैसे उसकी छोटी बहन को उसे किस करने से रोक सकता है। सुहानी उठकर बैठी और राहा की प्यारी चेहरे को पकड़कर उसकी क्यूट पिंक लिप्स पर बेबी किस करने के बाद उसे अपनी गोदी में ले आई। राहा को देखने के बाद से सुहानी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो अभी उठकर शुभांश के पेट पर ही बैठ गई थी, ना कि बेड पर। और तो और राहा अभी सुहानी की गोदी में थी। अभी वहां का नजारा कुछ ऐसा था कि शुभांश बिना शर्ट के बेड पर हाफ स्लीपिंग पोजीशन में हेडरेस्ट पर टेक लगाकर लेटा था, उसके पेट पर सुहानी बैठी थी और सुहानी की गोदी में राहा बैठी थी। लेकिन इससे शुभांश को 0.001% भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शुभांश को उन दोनों को खुश देखकर बहुत खुशी महसूस हो रहा था। वहीं राहा को शुभांश के पास देखकर सुहानी को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। सुहानी को अभी शुभांश की असली पहचान पता थी कि वो द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का हेड, द लॉर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन लगभग पूरी दुनिया पर रूल करता है। इसलिए सुहानी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि शुभांश को राहा कहां और कैसे मिली। सुहानी के लिए यही काफी था कि उसकी छोटी बहन सही सलामत इतने सालों के बाद उसकी आंखों के सामने थी। वो बस राहा को अपनी गोदी में लेकर खुद को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी छोटी बहन 3 सालों के बाद उसके पास थी। तभी शुभांश ने सुहानी की कानों में फुसफुसाते हुए बोला, रैबिट, क्या पूरा दिन मुझ पर ही बैठने का मन है तुम्हारा हम्म। फिर वो एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, नो, इफ यू लाइक इट, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आई अश्योर यू वांट टू सिट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ माई लिटिल गर्लफ्रेंड। आई मीन, आर यू कंप्लीटली कंफर्टेबल सिटिंग सो इंटिमेटली इन फ्रंट ऑफ अ लिटिल गर्ल, टेल मी। इतना बोलकर वो धीरे धीरे सुहानी की नेक पर सडक्टिवली लिक करने लगा। राहा अभी अपनी बड़ी बेबी की गोद में बैठकर सुहानी से चिपकी हुई थी, इसलिए उसका ध्यान शुभांश के हरकतों पर थोड़ा सा भी नहीं गया। शुभांश का स्पर्श महसूस करके सुहानी को अपने शरीर में एक कट सा महसूस हुआ, जिस वजह से सुहानी राहा को गोद में लेकर शुभांश पर से उठ गई और राहा को वापस बेड पर बिठाती हुई बोली, बेबी तुम यहीं रुको, मैं फ्रेश होकर आई, फिर हम साथ में हमारी पेंट हाउस चलेंगे। इतना बोलकर वो एक पल भी वहां नहीं रुकी और बाथरूम में भाग गई। उसे ऐसे खुद से दूर भागता हुआ देखकर शुभांश के होठों पर एक कनिंग स्माइल आ गया। राहा शुभांश के पास गई और अपनी प्यारी बेबी वॉइस में बोली, बड़ी बेबी कहाँ जाने की बात कर रही थी, मुझे भी उनके साथ रहना है, पर बॉयफ्रेंड, मैं आपको छोड़कर भी नहीं जाना चाहती, मुझे आप और बड़ी बेबी दोनों चाहिए। राहा की बात सुनकर शुभांश बोला, डोंट थिंक मच अबाउट दिस, पॉप्सी के पास जाओ, मैं तुम्हारी बड़ी बेबी को लेकर बाद में तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। राहा ने हाँ में सर हिलाए और शुभांश के गाल पर एक किस करने के बाद शुभांश को बिना देखे मास्टर बेडरूम के बाहर भाग गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी शुभांश को किस करके। उसकी प्यारी प्यारी बेबी चीक्स ब्लश करने की वजह से पिंक पिंक हो गई थी। राहा की ऐसी बचकानी हरकत देखकर शुभांश के चेहरे पर सॉफ्ट भाव आ गए। वो मुस्कुराया और वॉशरूम की तरफ देखने लगा जो अभी बंद थी। ये देखकर शुभांश ने अपने टैब उठाए और अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद सुहानी फ्रेश होकर बाहर आए और कमरे में राहा को ना पाकर शुभांश को गुस्से में घुरती हुई बोली, बेबी कहाँ है, कहीं तुमने तो उसके साथ कुछ नहीं किया है ना। देखो, अगर इस बार मेरी बहन को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है, सुना तुमने, मैं अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। सुहानी को खुद पर ऐसे भड़कता हुआ देखकर शुभांश बेड से उठा और सुहानी के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुहानी के बालों से अभी भी पानी टपक रही थी। सुहानी ने इस वक्त पिंक जीन्स और व्हाइट टॉप पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शुभांश ने आज सुबह ही सुहानी के लिए नए कपड़े मंगवा लिए थे, जो कि पहले से ही बाथरूम में रखवा दिए गए थे। शुभांश ने कुछ नहीं बोला और सुहानी को बड़े से ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठा दिया। फिर ड्रायर से सुहानी के बालों को सुखाने लगा। सुहानी मिरर से ही शुभांश को घूर रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वो शुभांश की डीप मैनली वॉइस सुनकर चुप हो गई।
शुभांश अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए बहुत सीरियसनेस के साथ सुहानी से बोला, अपना एक कदम भी इस मेंशन के बाहर रखने के बारे में मत सोचना। Otherwise I will make sure that you never see even the shadow of your baby sister in the future. शुभांश के हर एक शब्द में सुहानी को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग महसूस हो रही थी। चैप्टर 43। शुभांश अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए बहुत सीरियसनेस के साथ सुहानी से बोला, अपना एक कदम भी इस मेंशन के बाहर रखने के बारे में मत सोचना। Otherwise I will make sure that you never see even the shadow of your baby sister in the future. शुभांश के हर एक शब्द में सुहानी को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग महसूस हो रही थी। अब आगे। शुभांश ने जब देखा अब सुहानी के बाल अच्छे से सूख चुके हैं, उसने ड्रायर बंद कर दिया। फिर कंघी लेकर उसकी बालों को कंघी करने लगा। कुछ मिनटों में ही शुभांश ने सुहानी की एक क्यूट सी हेयर स्टाइल बना दी थी, जो सुहानी की खूबसूरती को और इन्हांस कर रही थी। सुहानी भी एक पल के लिए आईने में खुद को देखती ही रह गई। खुद की इतनी प्यारी हेयर स्टाइल देखकर उसे रूप की बात याद आने लगी। फ्लैशबैक। 3 साल पहले चाहत, सुहानी, रूप, रूहानी और रिद्धिमा ऋद्विका एक बार चाहत की घर रात को पजामा पार्टी कर रहे थे। चाहत की दादी पद्मिनी जी और दादू पीयूष जी रिवा ग्राहक को लेकर उनके कमरे में सो चुके थे। रूप और रिद्धिमा चाहत की बेड पर बैठकर एक साथ उसकी कमरे में मौजूद बड़े से एलईडी में कोरियन लव सॉन्ग्स एल्बम देख रही थी। उसमें एक ऐसी लड़की की कहानी को गाने की तरह दिखाया जा रहा था, जो प्यार की फीलिंग्स कैसी होती है ये जानने के लिए अपनी दोस्तों से पूछ रही थी कि आखिर प्यार की फीलिंग्स कैसी होती है, ऐसा कौन सी ताकत होती है प्यार में जो किसी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। उस गाने में वो लड़की अपनी दोस्तों से बोली, मुझे भी वो सब फील करना है। मैं भी प्यार की उस हार्ट वार्मिंग एहसास को महसूस करना चाहती हूँ। क्या मेरे लाइफ में भी कभी कोई खास आएगा जो मुझे प्यार की सारी स्वीट फीलिंग्स का एहसास कराएगा। वो लड़की यही सब बातें अपनी सबसे अच्छी दोस्तों से पूछ रही थी। वही चाहत उस गाने को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखे जा रही थी। चाहत को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अपनी दोस्तों से इस वक्त वही सब पूछ रही थी जिन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं चाहत भी जानना चाहती थी। गाना खत्म होने पर चाहत रूप और रिद्धिमा से जिद करने लगी कि उसे भी इन फीलिंग्स के बारे में जानना है। वो दोनों उसे इस बारे में बताए। वही रिद्धिमा चाहत की बात सुनकर चुप पड़ गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी प्यार अगर किसी को आबाद करता है तो सेम टाइम वो किसी को मिटाने का भी ताकत रखता है। अगर प्यार किसी को जिंदगी भर की खुशी दे सकती थी तो वही प्यार किसी को एक जिंदा लाश भी बना सकती थी। लेकिन रिद्धिमा प्यार की इस डार्क साइड के बारे में बताकर चाहत की दिल में प्यार को लेकर डर नहीं पैदा करना चाहती थी। रिद्धिमा सोचने लगी, जरूरी तो नहीं कि सबका प्यार उनको धोखा ही दे। कोई अच्छा इंसान भी तो आ सकता है ना उसकी डोरेमोन यानी चाहत की जिंदगी में, जो उसे दर्द नहीं सिर्फ प्यार दे। फिर भी रिद्धिमा की हिम्मत नहीं हो रही थी चाहत को कुछ बोलने की। जब चाहत ने देखा रिद्धिमा कुछ बोल नहीं रही तो वो रूप को देखने लगी। प्यार को लेकर चाहत की क्यूरियोसिटी देखते हुए रूप चाहत को प्यार की पॉजिटिव साइड के बारे में एक एक कर बताने लगी। रिद्धिमा ने भी रूप को नहीं रोका। वो मन में सोची, अभी प्यार की डार्क साइड के बारे में बताकर मैं अपनी मासूम डोरेमोन की मासूमियत को खो नहीं सकती। फिर भी अगर कोई जरूरत हुई तो बाद में समझाने के लिए मैं हूं ही। वैसे भी वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। अगर डोरेमोन को भगवान न करे कभी प्यार की वजह से हर्ट होना पड़ा तो जितना मैं चाहत को जानती हूँ वो टूटने की जगह इमोशनली और स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। इसलिए ये सब वक्त पर ही छोड़ना ठीक है। वही रूप चाहत को प्यार के बारे में अपनी सोच के हिसाब से बताते हुए बोली, जो हमसे प्यार करता है वो हमारा बहुत ख्याल रखता है, बुरे वक्त में हमें सपोर्ट करता है, अच्छे वक्त में हमें और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। हमारी हर छोटी बड़ी बात उसके लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ तक किसी को तो अपने प्यार को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब बताते हुए रूप अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खो गई थी। वो ऐसे ही खोई हुई अपनी बात को कंटिन्यू करती हुई बोली, कोई तो अपनी गर्लफ्रेंड की डेली लाइफ रूटीन खुद करवाना, जैसे उसकी हेयर ड्राई करना, क्यूट हेयर स्टाइल बनाना, अपने प्यार को खुद अपने हाथों से एक प्यारी सी डॉल की तरह तैयार करना, ये सब भी करते हैं। देखो वो लड़का भी अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह लाड प्यार कर रहा है। इतना बोलकर वो चाहत को एलईडी की तरफ देखने को बोली। चाहत ने देखा तो अगला गाना शुरू हो चुका था। इस वीडियो में एक लड़का अपनी प्यारी सी ग्रम्पी गर्लफ्रेंड की बालों को बड़े प्यार से कोम कर रहा था। उसके बाद उस लड़के ने उसकी गर्लफ्रेंड की एक क्यूट हेयर स्टाइल भी बना दी। उसके बाद वो लड़की अपनी क्यूट सी हेयर स्टाइल देखकर खुश हो गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड को प्यार से एक टाइट हग करती हुई उसके होठों पर किस करके वापस अपने बॉयफ्रेंड की गले लग गई, जिसे देखकर चाहत खुश होकर बोली, वाओ, मुझे भी यही वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। चाहत की बात सुनकर रूप को बहुत जोर से हंसी आई और वो हंसती हुई बोली, चाहत अगर तूने उस लड़की के बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया तो उसकी गर्लफ्रेंड तेरी चटनी बना देगी। वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा ग्रम्पी है, देखा ना तूने। रूप की बात सुनकर चाहत बोली, कोई नहीं, मैं अपने लिए उससे भी अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी, जो मेरे लिए भी प्यारी प्यारी हेयर स्टाइल बनाएगा, उस लड़की से भी ज्यादा। चाहत की मासूम बातों को सुनकर रूप और रिद्धिमा को उस पर बहुत प्यार आ रही थी। दोनों ने चाहत को गले लगा लिया।
फिर तीनों एक साथ गले मिलते हुए बिस्तर पर गिर गई। फ्लैशबैक एंड। अतीत की बातों को याद कर सुहानी की आंखें हल्की नम हो गई थी। सच में 3 साल पहले वो कितनी मासूम थी, जो बस अपने लिए वैसा प्यार पाने का सपना देखने लगी थी जैसा उसने टीवी में उन कपल्स के बीच देखा था। लेकिन उसे तब कहाँ पता था कि जैसा प्यार वो चाहती थी वैसा प्यार शायद ही असली दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। अब जब सुहानी ने प्यार की डार्क साइड देख ही लिया था तो उसके अंदर प्यार को लेकर सारे इमोशन, सारी उम्मीदें जैसी मरसी गई थी। अब उसके अंदर न प्यार को लेकर कोई चाहत बची थी और ना ही किसी से वैसा प्यार पाने की उम्मीद जहां सिर्फ अनकंडीशनल प्यार के अलावा कोई धोखा, कोई फरेब ना हो। और जहां धोखा या फरेब हो वो खुद को उन सब से बहुत दूर कर देती थी। 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद यही वजह थी कि उसने शुभांश से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और सब कुछ छोड़कर चली आई। जहां शुभांश अनजाने में ही सुहानी से दूर होना ही सही समझा था, वहीं सुहानी ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जो उसकी बॉटम लाइन क्रॉस होने के बाद भी सब कुछ सहकर कुछ रिएक्ट ना करे। और शुभांश चाहत को धोखा देकर सुहानी की बॉटम लाइन क्रॉस कर चुका था। लेकिन सुहानी ये नहीं जानती थी कि शुभांश ने उसे कभी रियलिटी में धोखा ही नहीं दिया था। उसने जो कुछ भी किया था उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर भी शुभांश की गलती इस वजह से छुप नहीं सकती थी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई भी थी तो शुभांश को सबसे पहले उस सिचुएशन के बारे में सुहानी को बताना चाहिए था, ना कि खुद ऐसा कदम उठाता जिससे सुहानी उससे हमेशा के लिए दूर जा सकती थी। खैर पता नहीं इन दोनों की गलतफहमी कब क्लियर होगी। सो माय क्यूट रीडर्स, अगर आप चाहत, रूप और रिदिमा की इन प्यारी सी पलों को और अच्छे से महसूस करना चाहते हैं तो इस पल को इस सॉन्ग के साथ इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो सीन इस गाने को मन में रख कर लिखी थी। सॉन्ग नेम व्हाट इज लव दिल फ्रॉम ट्वाइस। दोस्तों ये एक बहुत प्यारी सी कोरियन गाना है। अगर आपको इसकी लिरिक्स समझ में नहीं आई तो इस गाने के सबटाइटल्स भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। सो एंजॉय विंकिंग फेस। गाइस डू लेट मी नो आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। लॉट्स ऑफ लव दिल, चैप्टर 44। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई भी थी तो शुभांश को सबसे पहले उस सिचुएशन के बारे में सुहानी को बताना चाहिए था, ना कि खुद ऐसा कदम उठाता जिससे सुहानी उससे हमेशा के लिए दूर जा सकती थी। खैर पता नहीं इन दोनों की गलतफहमी कब क्लियर होगी। अब आगे। सुहानी को तैयार करने के बाद शुभांश ने कहा चुपचाप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो, हम साथ में नीचे चलेंगे। इतना बोलकर शुभांश खुद भी शॉवर लेकर तैयार हुआ। थोड़ी देर बाद शुभांश बाथरूम से कमरे में आकर सुहानी से बोला लेट्स गो, राहा नीचे हमारा इंतजार कर रही होगी। शुभांश की बात सुनकर सुहानी मन में बोली व्हाट, राहा मतलब इस मॉन्स्टर ने मेरी बेबी की पहचान भी बदल दी। ओह तो यही वजह थी कि जिस वजह से मैं इतनी सालों में अपनी छोटी बहन को ढूंढ भी नहीं पा रही थी। इस मॉन्स्टर को तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी के लिए चुप रहना ही ठीक है। ना जाने ये मॉन्स्टर मेरी बहन से मुझे कब दूर कर दे। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ सुहानी एंड वेट फॉर द राइट टाइम। शुभांश ने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले जाने लगा। उधर डाइनिंग टेबल पर कियान और राहा बैठकर शुभांश और सुहानी का ही इंतजार कर रहे थे। रोमी का खाना उसके कमरे में ही पहुंचा दिया गया था, क्योंकि रोमी अभी कुछ देर अकेला रहना चाहता था। जब शुभांश सुहानी को लेकर डाइनिंग एरिया में आया, सुहानी डाइनिंग टेबल पर कियान को देखकर चौंक गई। वो खुद से बात करती हुई बोली प्रिंस चार्मिंग यहाँ पर कैसे। सुहानी को कियान अच्छे से याद था। अपनी सगाई के दौरान उसका कियान से एक खास रिश्ता बन गया था। जैसा बॉन्ड सुहानी को ऋषि, ओम, आंसू और शिव के साथ महसूस होता है, कुछ वैसा ही रिश्ता वो कियान यानी कार्तिक के साथ महसूस करने लगी थी। वो शुभांश से अपना हाथ छुड़ाए और कियान के पास जाकर बोली व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज प्रिंस चार्मिंग, आप यहाँ कैसे। सुहानी की बात सुनकर कियान कुछ बोलता उससे पहले राहा सुहानी से बोली बड़ी बेबी, पॉप्सी मेरे साथ बॉयफ्रेंड शुभांश से मिलने आए हैं। मैं पिछले 3 साल से पॉप्सी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। इतना ही नहीं, रुक्षित यानी रिवांश भैया और उनके पापा भी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं एक साथ, और हमारे डेरा भी। बॉयफ्रेंड ने हमें कुछ रीजंस के चलते ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करवा दिया था। यहाँ तक कि हमारी पुरानी आइडेंटिटी भी बॉयफ्रेंड ने मिटा दी थी ताकि कोई हमें नुकसान न पहुंचा पाए। राहा को जितना पता था वो एक रिट्टू तोते की तरह सुहानी को सब कुछ बताती जा रही थी। वहीं अपने डैड के बारे में सुनकर सुहानी की धड़कन तेज हो गई। वो खुद को जैसे तैसे संभालते हुए कियान से अपनी हकलाती हुई आवाज में पूछने लगी क्या 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 डैड जिंदा है प्रिंस चार्मिंग, और तुम सबके साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सुहानी की बात सुनकर कियान समझ नहीं पा रहा था कि वो सुहानी की बातों का क्या जवाब दे। वही शुभांश सुहानी के हाथ छुड़ाकर जाने की वजह से पहले से ही सुहानी पर भड़का हुआ था, लेकिन अब कियान के लिए सुहानी की मुंह से प्रिंस चार्मिंग सुनकर वो आग बबूला हो गया। वो गुस्से में आगे बढ़ने वाला ही था कि सुहानी की आगे की बात ने उसके गुस्से पर पेट्रोल का काम कर दिया। सुहानी कियान से पूछती हुई बोली एक मिनट, ये रिवांश तो वही है ना जो एक दिन आइसक्रीम पार्लर में मेरी बेबी को किडनैप करने वाला था? क्या वो भी आप सब के साथ रहते हैं? लेकिन आप सब कैसे उसके साथ?
सुहानी इससे कुछ आगे नहीं बोल पाई, क्योंकि शुभांश अपनी जलती हुई आंखों से सुहानी को बुरी तरह घूरे जा रहा था। शुभांश को याद आया कि कभी वही रिवांश सुहानी को कितना ज्यादा प्यार करता था, जिस वजह से शुभांश ने उसकी और सुहानी की सगाई में रिवांश को इनवाइट किया था, ताकि वो रिवांश को ये दिखा पाए कि सुहानी यानी चाहत सिर्फ उसकी थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुभांश के साथ सुहानी को देखकर रिवांश यानी रुक्षित बुरी तरह टूट गया था। ऐसे में शुभांश को रिवांश का नाम भी सुहानी की मुंह से सुनना पसंद तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। और ये भी क्या कम था जो सुहानी कियान को प्रिंस चार्मिंग कहकर बुला रही थी। शुभांश गुस्से में आगे बढ़ा और कियान को पकड़कर चेयर से खड़ा कर दिया। वो एक मॉकिंग स्माइल के साथ कियान से बोला, प्रिंस चार्मिंग, हाँ रुको, अभी के अभी तुम्हारा सारा चार्म निकालता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही वो कियान को पंच करने को हुआ, सुहानी ने शुभांश के पंच को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि शुभांश ने इस वक्त अपने पंच में जरा सा भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं तो अगर शुभांश अपना जरा सा भी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता तो हमारी सुहानी शुभांश के पंच को पकड़ना तो दूर, उड़ते हुए न जाने कितनी ही दूर जाकर गिरती। वही शुभांश को अच्छे से पता था उसकी ये लिटिल रॉबिट जरूर उसके और कियान के फाइटिंग के बीच इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी। इसीलिए शुभांश ने बस अपना हाथ ही उठाया था, न कि वो सच में कियान को पंच करने वाला था। लेकिन शुभांश को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस वक्त सीरियस नहीं है, बल्कि शुभांश के एक्सप्रेशन देखकर कियान भी अंदर तक डर चुका था। सुहानी को भी डर तो लग रही थी, लेकिन उसने अपनी डर को अपनी आंखों में नहीं आने दिया। सुहानी वैसे ही शुभांश के हाथ को पकड़ती हुई बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे होते हुए मैं आपको प्रिंस चार्मिंग को हट नहीं करने दूंगी। सुहानी की बात सुनकर अभी शुभांश को सच में ही कियान को मल्टीपल पंचेस मारने का मन करने लगा। शुभांश अपने गुस्से भरी नजरों के साथ सुहानी से अपने मैनली डीप वॉइस में बोला, स्टॉप योर नॉनसेंस राइट देयर रैबिट एंड स्टेप असाइड, अदरवाइज आई विल किस यू राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सुहानी शुभांश की बातों को सीरियसली ना लेती हुई बोली, आपको जो करना है करो, मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ने वाली हूँ, समझे आप? शुभांश ने जब देखा उसके बोलने के बाद भी सुहानी उसके हाथ को छोड़ नहीं रही है, उसने अपने पंच को थोड़ा लूज किया और अपने उसी हाथ से सुहानी की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिस वजह से सुहानी शुभांश के सीने से बुरी तरह चिपक चुकी थी। शुभांश ने सुहानी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया और बेताबी से सुहानी के होठों को किस करने लगा। शुभांश के किस में इस वक्त इनसिक्योरिटीज और जलन को साफ देखा जा सकता था। उधर कियान का मुंह ये देखकर खुला का खुला रह गया। तभी उसके दिमाग में राहा का ख्याल आया तो वो राहा की तरफ देखने लगा, जो इस वक्त अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बड़ी बेबी को देखे जा रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर राहा की आंखें इस वक्त किसी तारे की तरह चमक रही थी। राहा की ऐसी एक्सप्रेशंस देखकर कियान हड़बड़ा गया और राहा की छोटी छोटी नीली आंखों को अपने बड़े से हथेली में छिपा लिया। कियान राहा को लेकर दूसरी तरफ पलटते हुए खुद से मन में बोला, ओ गॉड, सुपरबॉस भी ना, इतना भी क्या जालस होना। लेडी सुपरबॉस तो मुझे ऐसे ही प्रिंस चार्मिंग बुला रही थी, सिर्फ बुलाने भर से ही क्या मैं लेडी सुपरबॉस की प्रिंस चार्मिंग बन जाऊंगा? मुझे तो लेडी सुपरबॉस से एक क्यूट छोटी बहन वाली वाइब आती है हमेशा से। चैप्टर 45। कियान राहा को लेकर दूसरी तरफ पलटते हुए खुद से मन में बोला, ओ गॉड, सुपरबॉस भी ना, इतना भी क्या जालस होना। लेडी सुपरबॉस तो मुझे ऐसे ही प्रिंस चार्मिंग बुला रही थी, सिर्फ बुलाने भर से ही क्या मैं लेडी सुपरबॉस की प्रिंस चार्मिंग बन जाऊंगा? मुझे तो लेडी सुपरबॉस से एक क्यूट छोटी बहन वाली वाइब आती है हमेशा से। अब आगे करीब 15 मिनट के डीप किस के बाद शुभांश ने अपने होठों को सुहानी के होठों से आजाद किया। शुभांश के छोड़ते ही सुहानी डीप ब्रेथ लेकर खुद को कंट्रोल करने लगी। वो शुभांश को कुछ बोलने ही वाली थी कि शुभांश सुहानी को गोद में उठाकर डाइनिंग चेयर पर बिठा दिया। फिर वो खुद सुहानी की प्लेट में उसकी फेवरेट ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। वही कियान भी राहा को लेकर वापस डाइनिंग चेयर पर बैठ गया। सब मिलकर अपना नाश्ता करने लगे। शुभांश अपने हाथों से जबरदस्ती सुहानी को नाश्ता करवा रहा था और सुहानी सिर्फ राहा के लिए चुपचाप शुभांश के हाथों से नाश्ता कर रही थी। लेकिन आज शुभांश को उसकी बड़ी बेबी को अपने हाथों से नाश्ता खिलाते हुए देखकर राहा को अपनी ही बड़ी बेबी से जलन हो रही थी। वो सोचने लगी, उसके बॉयफ्रेंड ने कभी आज तक उसे तो अपने हाथों से नाश्ता नहीं करवाया, और आज देखो उसकी बॉयफ्रेंड कैसे इतने प्यार से उसकी ही बड़ी बेबी को नाश्ता करवा रहे हैं। राहा कियान की तरफ देखती हुई बोली, पॉप्सी, मुझे आपकी हाथ से ब्रेकफास्ट करनी है, फीड मी पॉप्सी, वो अपनी ऑर्डरिंग टोन में कियान से बोली। राहा की इस तरह की बात सुनकर कियान खाते खाते रुक गया और राह को देखने लगा, जो इस वक्त ऑर्डर तो उसे दे रही थी, लेकिन घूर अपनी बड़ी बेबी और शुभांश को रही थी। राहा की एक्सप्रेशन देखकर कियान समझ गया कि उसकी लिटिल एंजल को जलन हो रही है। वो मुस्कुराया और बहुत प्यार से छोटे छोटे बाइट्स बनाकर अपनी एंजल को खिलाने लगा। वही सुहानी कियान को राहा को अपने हाथों से खिलाते हुए देखकर हैरान थी। वो सोचने लगी, जो लड़की कभी किसी को खुद को खिलाना तो दूर, उसकी केयर तक नहीं करने देती थी, आज वो खुद कितने प्यार से कियान के हाथ से खा रही थी।
इन 3 सालों में सच में बहुत कुछ बदल गया है। उसकी छोटी सी खड़ूस बेबी आज बिल्कुल किसी प्यारी सी लिटिल गर्ल की तरह नखरे कर रही है। ये सब देखकर सुहानी मन ही मन इमोशनल हो रही थी, लेकिन इस वक्त सुहानी की चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ रोमी अपने कमरे में ही नाश्ता कर चुका था। वो तैयार हुआ और बाहर आकर शुभांश से बोला, बॉस मैं तैयार हूँ, मैं कार रेडी करवाता हूँ। शुभांश रोमी को अपने एज यूजुअल एरोगेंट टोन में बोला, ऑफ नाउ यू कैन गो। ये सुनकर रोमी शुभांश को सिर झुकाते हुए ग्रीट किया और बाहर चला गया। उधर मैक्स अपने विला में बहुत परेशान था। इतने सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ था कि रोमी उसके विला में नहीं आया था। अब मैक्स को रोमी को अपने घर पर देखने की आदत सी लग गई थी। रोमी के बिना आज उसका बड़ा सा विला बहुत खाली खाली लग रहा था। जब मैक्स से और रहा नहीं गया, वो रोमी को कॉल करने लगा। उधर रोमी जो शुभांश के लिए कार की सिक्योरिटी चेक कर रहा था, उसका फोन रिंग होने लगा। रोमी ने अपने पैंट पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और देखा तो उसको मैक्स का कॉल आ रहा था। रोमी ने बिना हिचकिचाहट के मैक्स का कॉल रिसीव किया। उसने सोच लिया था आज के बाद वो मैक्स से एक दोस्त की तरह ही पेश आएगा और कुछ नहीं। अब उसके फीलिंग्स सिर्फ उसके थे। वो अब अपने फीलिंग्स के बारे में मैक्स को भनक तक नहीं लगने देना चाहता था। फोन की दूसरे तरफ से मैक्स बोला, हेलो रोमी, कहाँ हो तुम? कल रात से घर क्यों नहीं आए? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी फिक्र हो रहा था। अगर कुछ काम था तो एक कॉल नहीं कर सकते थे क्या तुम? रोमी मैक्स की बात सुनकर आराम से बोला, कियान बॉस ने मुझे कल बॉस के मेंशन पर ही रुकने को बोला था। आज बॉस की एक मॉर्निंग मीटिंग है, इसलिए मुझे यहीं रुकना पड़ा। अगर बात रही मेरे इन्फॉर्म ना करने की तो उसके लिए सॉरी, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। रोमी मैक्स से बात कर रहा था कि शुभांश कियान के साथ बाहर आ चुका था। शुभांश को देखकर रोमी मैक्स से बोला, अब मैं रखता हूँ, बॉस आ गए हैं। इतना बोलकर उसने मैक्स का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शुभांश और कियान कार में बैठे और सुपर कार कंपनी आइकॉनिक के लिए निकल गए। वहीं रोमी का इतना कैजुअल बिहेवियर देखकर मैक्स का सिर चकरा रहा था। उसको पता नहीं क्यों रोमी का इतना कैजुअली बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैक्स को आज रोमी से बात करते वक्त वो अपनापन फील ही नहीं हो रहा था, जैसे उसे पहले हुआ करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जो रोमी कभी खुद से उसका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता था, आज वो मैक्स की पूरी बात सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। वहीं शुभांश के जाने के बाद उसके मेंशन में राहा सुहानी से चिपक कर बैठी थी। वो आज सुहानी की गोद से उतरने को भी तैयार नहीं हो रही थी। राहा सुहानी से बोली, बड़ी बेबी आप फिर से तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? सुहानी राहा की सिर से हिलाती हुई बोली, नो बेबी, मैं फिर कभी मेरी बेबी से दूर नहीं जाऊंगी। लेकिन बच्चा, मुझे अभी कुछ काम के लिए आइकॉनिक में जाना पड़ेगा। सुहानी की मुंह से आइकॉनिक का नाम सुनकर राहा बोली, क्या आप बॉयफ्रेंड की कंपनी की बात कर रही हो? उसकी बात सुनकर सुहानी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, यस बेबी, और आज आपकी बड़ी बेबी आपको एक सीक्रेट बताने वाली है। वादा करो तुम ये सीक्रेट अपने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल नहीं बताओगी, समझी? राहा सीक्रेट वाली बात सुनकर एक्साइटेड हो गई और बोली, सीक्रेट? मुझे सीक्रेट बातें करना बहुत पसंद है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो बेबी। राहा को इतना कॉमन सेंस है कि गर्ल्स की सीक्रेट टॉक्स लड़कों को नहीं बताते, फिर चाहे वो बॉयफ्रेंड और पॉप्सी ही क्यों ना हो। आप फिक्र मत करो बड़ी बेबी, हमारी सीक्रेट बातें मेरी छोटू सी पेटू में सीक्रेट ही रहेगी। इतना बोलकर राहा अपनी क्यूट नीली आंखों से सुहानी को देखने लगी, जैसे वो अपनी आंखों से ही सुहानी को उस पर भरोसा करने को बोल रही हो। सुहानी भी राहा की बातें सुनकर खुश हो गई और राहा को गोद में उठाकर राहा की कमरे में चली गई। See you in next chapter. Chapter 46. इतना बोलकर राहा अपनी क्यूट नीली आंखों से सुहानी को देखने लगी, जैसे वो अपनी आंखों से ही सुहानी को उस पर भरोसा करने को बोल रही हो। सुहानी भी राहा की बातें सुनकर खुश हो गई और राहा को गोद में उठाकर राहा की कमरे में चली गई। अब आगे सुहानी राहा को लेकर उसकी कमरे में आई। सुहानी ने देखा राहा की कमरे में राहा की ही जैसी एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की लैपटॉप में कुछ कर रही थी। राहा ने जब देखा उसकी बड़ी बेबी डोरेमी को सवालों भरी नजरों से देख रही है, तो राहा सुहानी को समझाती हुई बोली, बड़ी बेबी ये डोरेमी है, मेरी पर्सनल रोबो असिस्टेंट। राहा की बात सुनकर सुहानी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी डॉल की तरह खूबसूरत दिखने वाली लड़की एक रोबो असिस्टेंट भी हो सकती है। लेकिन सुहानी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि सुहानी को अच्छे से पता था कि उसकी बेबी सिस्टर कितनी जीनियस थी और बचपन से ही रोबोट बनाती आई थी। साथ ही वो एक बहुत बड़ी हैकर भी थी। राहा को लगता था कि उसकी बड़ी बहन को उसकी इन खूबियों के बारे में पता नहीं है। वहीं सुहानी ने भी कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो अपनी शैतान बेबी की इस साइड के बारे में पहले से ही जानती थी। सुहानी और राहा की मॉम और डैड दोनों बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिस वजह से राहा में अगर उनकी मॉम डैड की इंटेलिजेंस होगी भी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सोचकर सुहानी अपनी गोद से राहा को नीचे उतारते हुए टाइनी को कॉल करने लगी। जैसे ही टाइनी ने कॉल रिसीव किया, सुहानी कुछ बोली और राहा को लेकर बेड पर बैठ गई।
दोनों थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने लगे। लगभग 20 मिनट के बाद सुहानी की फोन रिंग होने लगी। ये देखकर सुहानी राहा से बोली, बेबी आप यहीं रुको, मैं अभी आई। इतना बोलकर वो राहा को वहीं छोड़कर गार्डन एरिया में गई और गार्डन के गेट के पास खड़ी हो गई। तभी टाइनी वहां पर एक छोटा सा बैग लेकर आया और सुहानी को बैग देने के बाद वहां से चला गया। सुहानी बैग लेकर अंदर जा ही रही थी कि एक बॉडीगार्ड ने उसे देख लिया और बोला, लेडी बॉस आपको कुछ चाहिए। इतना बोलकर वो सुहानी की बैग को घुरने लगा। शुभांश अपने सारे बॉडीगार्ड्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिया था कि किसी भी चीज के लिए वो सब सुहानी को ना रोके। सुहानी जो चाहे वो कर सकती है। उन सब की ड्यूटी बस इतना था कि वो सब सुहानी को और उनकी छोटी सी यंग लिटिल मिस यानी राहा को अच्छे से प्रोटेक्ट करें। सुहानी उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर मुस्कुराती हुई बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपने दोस्त से बात करके अपनी जरूरत की कुछ चीजें मंगवाई थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुहानी की मुस्कुराहट और उसकी बातें इतनी प्यारी थी कि वहां पर मौजूद सारे बॉडीगार्ड्स उसे देखते ही रह गए। सबके आंखों में सुहानी के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट और प्रोटेक्टिंग जेस्चर साफ देखा जा सकता था। सब अपने सर झुकाते हुए सुहानी को ग्रीट करते हुए बोले, लेडी बॉस अगर आपको कुछ चाहिए या आपको किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप हम में से किसी को भी बोल सकती हैं। हम सब यहाँ अपनी लेडी बॉस को सर्व करने के लिए ही हैं। सो प्लीज हमें कोई भी कमांड देने में हेजिटेट मत करें। सुहानी उन सब की इतनी रिस्पेक्टफुल और प्रोटेक्टिव जेस्चर देखकर दंग रह गई। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था दुनिया का सबसे खतरनाक आर्मी उसके लिए इतना रिस्पेक्टफुल और पोलाइट हो गए। कुछ पल के लिए सुहानी को समझ में ही नहीं आया कि वो किस तरह रिएक्ट करे। वो उन सब की तरफ देखकर मुस्कुराए और मेंशन के अंदर भाग गई। अपनी लेडी बॉस की इस क्यूट एक्सेंट को देखकर सारे बॉडीगार्ड्स भी मुस्कुरा दिए। अगर इस वक्त कोई भी आउटसाइडर डार्क आर्मीज के मेंबर्स की इतना सॉफ्ट साइड देख लेता तो वो शॉक के मारे वहीं मर जाता। भले ही सबके लिए डार्क आर्मी का अब कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन सालों पहले जिस किसी को भी डार्क आर्मी के बारे में थोड़ा सा भी पता था वो सब अच्छे से जानते थे डार्क आर्मी के बॉडीगार्ड्स के अंदर कोई दिल नहीं होता था और ना ही कोई नरमी। डार्क आर्मीज बाहरी दुनिया के लिए शैतानों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन साथ ही वो देखने में इतना हैंडसम थे कि कोई भी नॉर्मल लड़की उनके लुक को रेजिस्ट नहीं कर सकती थी। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि उनके लुक किसी भी लड़की की मेंटालिटी को डीपली अफेक्ट कर सकता था, लेकिन फिर भी वो सब शुभांश के हैंडसमनेस और उसके मैनली पर्सनैलिटी के सामने कुछ नहीं थे। शुभांश सिर से लेकर पैर तक इनक्रेडिबली चार्मिंग एंड राविशिंगली हैंडसम था, इतना कि वो बिना मास्क के किसी के सामने तक नहीं आता था, सिवाय जबकि वो घर पर हो, वरना घर के अलावा हर जगह वो मास्क के साथ ही जाता था। इन 3 सालों में उसका लुक और भी ब्रेथटेकिंग हो चुका था। बैक टू स्टोरी। सुहानी बैग के साथ राहा के कमरे में वापस आई। वो राहा को देखती हुई बोली, बेबी थोड़ी देर रुको, मैं अभी चेंज करके आई। सुहानी की बात सुनकर राहा ने हाँ में सर हिला दी और सुहानी बैग के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। 10 मिनट बाद चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और सुहानी मैक के गेटअप में बाहर आया। इतने सालों से मैक का गेटअप लेने की वजह से 10 मिनट में तैयार होना उसके लिए कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं थी। फिर भी सुहानी ने जानबूझकर आज थोड़ा ज्यादा टाइम लिया अपने यूजुअल टाइम से, क्योंकि वो आज पहली बार मैक के रूप में अपनी बेबी के सामने जो आ रही थी। मैक इस वक्त एक डार्क वाइन कलर जीन्स और ब्लैक शर्ट में था। अपने बॉडी को एक मैनली शेप देने के लिए मैक ने अपने शर्ट के अंदर मेंस शेपवेयर पहन रखा था, जिस वजह से मैक का बॉडी शेप कमाल का लग रहा था। साथ ही मैक ने अपने शर्ट के ऊपर एक वाइन ग्रे एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन का विंडब्रेकर जैकेट भी पहन रखा था, जो मैक को और हॉट बना रहा था। जैसे ही राहा की नजर मैक पर गई वो धड़ाम से बेड से नीचे गिरी। सॉफ्ट कार्पेट की वजह से राहा को चोट नहीं लगी। राहा वैसे ही कार्पेट पर गिरी हुई मैक को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करने लगी। राहा को यकीन ही नहीं हो रही थी कि इस वक्त द फेमस बाइक रेसिंग चैंपियन मैक उसके सामने खड़ा है। स्टाइलिश मैन हेयर स्टाइल के साथ ग्रे कलर हेयर, सी ग्रीन आईज, एक ऐसा चेहरा जो क्यूटनेस और हॉटनेस का मिक्सचर था। ब्लैक शर्ट, वाइन कलर की जीन्स और ग्रे और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन जैकेट आउटफिट जो एक स्पोर्टी लुक क्रिएट कर रहा था। रिस्ट में ब्लैक स्मार्ट वॉच, पैर में स्पोर्ट बूट्स में मैक कतई जहर लग रहा था। राहा तो मैक को देखकर बुरी तरह मेस्मराइज्ड हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो ये भी भूल चुकी थी कि वो इस वक्त बिस्तर से गिरकर कार्पेट पर पड़ी है। राहा को इस तरह से देखकर सुहानी यानी मैक हंस पड़ा और राहा को गोद में उठाकर उसे लेकर बेड पर बैठ गया। मैक से इस वक्त एक मदहोश करने वाला मैनली बॉडी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जो राहा को एक प्रोटेक्टिव फीलिंग का एहसास करवा रहा था। मैक राहा को देख के सुहानी वाली आवाज में बोली, यू ओके बेबी, आपको कहीं लगी तो नहीं? राहा मैक की आवाज सुनकर चौंक गई और बोली, ओ माय गॉड, क्या आप ही मेरी बड़ी बेबी हो? मतलब क्या द फेमस बाइक रेसिंग चैंपियन मैक और कोई नहीं, मेरी ही बड़ी बेबी है? ओ माय गुडनेस, आई कांट बिलीव दिस, यू आर रियली माई बड़ी बेबी। मैक अपने करियर में इतना सक्सेसफुल हो चुका था कि आज उसको हर कोई पहचानता था। जाहिर सी बात थी कि राहा भी मैक के बारे में जानती थी,
लेकिन राहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैक और कोई नहीं बल्कि उसकी ही बड़ी बहन होगी। चैप्टर 41।